उस दिन मैं चौका बर्तन निपटा कर बरामदे में खड़ी आंचल से हाथ पोंछ ही रही थी कि अपने बड़े भाई मानिक चंद को आंगन में प्रवेश करते देख वही ठगी सी खड़ी रह गई। बेटी प्रेमा स्कूल गई हुई थी और बेटा राजेश नौकरी पर। भाई मानिक चंद ने बरामदे में पड़ी खाट पर बैठते हुए कहा, बहन, राजेश के लिए लड़की देख आया हूँ। लाखों में एक है। पिता अध्यापक हैं और हल्द्वानी के रहने वाले हैं। वहीं उनका अपना मकान है। दहेज तो ज्यादा नहीं मिलेगा, पर लड़की बस यूं समझ लो बहन की चांद का टुकड़ा है। शक्ल सूरत में ही नहीं, पढ़ाई में भी फर्स्ट क्लास है। अंग्रेजी में MA पास है। तू बहुत दिनों से कह रही थी ना कि राजेश की शादी करा दो। बस अब चारपाई पर बैठी बैठी हुक्म चलाया करना। भाई की बात सुनकर मैंने एक लंबी सांस छोड़ी। 6 साल हो गए मुझे विधवा हुए। 45 साल की उम्र में ही मैं 60 साल की बुढ़िया सी दिखाई पड़ने लगी हूँ। कौन जानता था कि मेरे पति अकस्मात यूं चल बसेंगे। वे एक प्रेस में प्रूफ रीडर थे। उन्हें 10,000 रुपए पगार मिलती थी। मकान अपना होने के कारण घर का खर्च किसी तरह चल जाता था। बेटा राजेश पढ़ाई में शुरू से ही होशियार न था। 12वीं क्लास में 2 बार फेल हो चुका था। पिता की मृत्यु के समय वह 18 वर्ष का था। प्रेस के प्रबंधकों ने दया करके राजेश को 8,000 रुपए वेतन पर क्लर्क की नौकरी दे दी। पिछले 3 सालों से मैं चाह रही थी कि कहीं राजेश का रिश्ता तय हो जाए। घर का कामकाज अब मुझसे ढंग से संभलता नहीं था। कहीं बातचीत चलती भी तो रिश्तेदार पेंच फंसा देते या पास पड़ोसी रही सही कसर पूरी कर देते। इनकी मृत्यु के बाद रिश्तेदारों का आना जाना भी बहुत कम हो गया था। मेरे बड़े भाई मानिक चंद साल में एक आध बार आकर मेरी कुशल पूछ जाते। पिछली बार जब वे आए तो मैंने भरे गले से कहा था, राजेश की शादी में ही इतनी देर हो रही है तो प्रेमा को तो शायद कुंवारी ही बिठाए रखना पड़ेगा। मेरी बात सुनकर भाई मानिक चंद ने तभी से मेरी बात गांठ बांध ली थी, इसलिए वह जहां भी जाते मेरी बात का ध्यान रखते। एक दिन भाई नैनीताल किसी काम से जा रहे थे तो हल्द्वानी पहुंचते पहुंचते उन्हें रात हो गई। अब उनके पास 2 ही रास्ते थे। पहला किसी होटल में रात बिताएं और दूसरा वो ये कि अपने बचपन के मित्र मास्टर दीनदयाल के यहाँ रुकें। अंत में उन्हें दूसरा वाला ऑप्शन ठीक लगा और वो मास्टर दीनदयाल के घर पहुंच गए। मास्टर दीनदयाल अपने मित्र को देखकर बहुत खुश हुए और उनकी बड़ी खातिरदारी करी। रात को खाना खाते समय मास्टर दीनदयाल ने जब दहेज के अभाव में अपनी कन्या के लिए वर न मिल पाने की बात कही तो भाई मानिकचंद ने तुरंत राजेश की बात कर दी। बात क्या कर दी, अपनी ओर से वे लगभग तय ही कर आए थे, इसलिए वो अपना काम निपटा कर तुरंत मेरे घर आ गए। भाई की बात सुनकर मैं बोली, भाई दहेज की तो कोई बात नहीं। राजेश के पिता तो दहेज के सदा खिलाफ थे, पर अपना राजेश तो कुल मैट्रिक पास है। भाई मानिकचंद ने इस तरफ ध्यान ही नहीं दिया था, पर अब अपनी बात रखते हुए बोले, पढ़ाई का क्या है, तुम ही बताओ। नौकरी आजकल किसे मिलती है? अच्छे अच्छे डबल MA किए हुए लोग जूते चटकाते फिरते हैं। फिर शक्ल सूरत में हमारा राजेश कौन सा बेपढ़ा लगता है। फिर उसी रविवार को मैं भाई मानिकचंद के साथ और अपने दोनों बच्चों राजेश और प्रेमा को लेकर लड़की देखने हल्द्वानी पहुंची। लड़की वास्तव में हीरा थी। मेरी तो उस पर नजर ही नहीं ठहरती थी। बड़ी बड़ी आंखें, लंबे बाल, गोरा रंग, छरहरा शरीर, सरल स्वभाव और मृदुभाषी। जलपान और इधर उधर की बातों के बाद लड़की वाले हमें आपस में सलाह मशवरे का मौका देने के लिए एक एक करके खिसक गए। राजेश घर से सोच कर चला था कि लड़की में कोई न कोई कमी निकाल कर मना कर दूंगा। MA पास लड़की से विवाह करने में वह हिचकिचा रहा था, पर निहारिका को देखकर तो उसे स्वयं से ईर्ष्या होने लगी। प्रेमा का तो मन कर रहा था कि चट मंगनी पट ब्याह करा के भाभी को अभी अपने साथ लेती चले। मुझे भी कहीं कोई कसर दिखाई नहीं दी, पर मैं सोच रही थी कि क्या यह लड़की घर के कामकाज में मेरा हाथ बंटा पाएगी। भाई मानिकचंद ने जब प्रश्नवाचक दृष्टि से मेरी ओर देखा तो मैं सहज होती हुई बोली, भाई इन लोगों से भी तो पूछ लो कि उन्हें लड़का भी पसंद है या नहीं। राजेश की पढ़ाई के बारे में भी बता दो, बाद में कोई यह ना कहे कि हमें धोखे में रखा। मानिकचंद उठकर भीतर गए। वहां लड़के के संबंध में ही बात हो रही थी।
लड़का सबको पसंद था। निहारिका की भी मौन स्वीकृति थी। मानिक चंद ने जब राजेश की पढ़ाई का उल्लेख किया तो दीनदयाल जी के मुख से एकदम निकला, ऐसा लगता तो नहीं है। मेरे कितने ही एमए पास विद्यार्थी कई कई साल से बेकार है, चपरासी तक की नौकरी के लिए अप्लाई कर चुके हैं, पर अधिक पढ़े लिखे होने के कारण वहां से भी कोई इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाता। निहारिका की माँ को भी कोई आपत्ति नहीं थी। हाँ, निहारिका के मुख पर पल भर को शिकन अवश्य आई, पर फिर तत्काल ही बोल उठी, जैसा तुम ठीक समझो माँ। शायद उसे अपने परिवार की सीमाएं ज्ञात थीं और वो हल होती हुई समस्या को फिर से मुश्किल पहेली नहीं बनाना चाहती थी। भाई के साथ दीनदयाल जी भी बाहर आ गए और मुझसे बोले, आपने क्या फैसला किया? क्या आपको हमारी बेटी अपनी बहू के रूप में पसंद है? मैं बोली, लड़की तो आपकी हीरा है, पर उसके योग्य राज मुकुट तो हमारे पास है नहीं। फिर मैंने बाजार से मिठाई और नारियल मंगाकर निहारिका की गोद भर दी। अपनी उंगली में से एक नई अंगूठी निकालकर निहारिका की उंगली में पहना दी। रिश्ता पक्का हो गया। 3 महीने के बाद विवाह हो गया। मास्टर जी ने बारातियों की खातिरदारी बहुत अच्छी की थी। निहारिका को भी उन्होंने गृहस्थी की सभी आवश्यक वस्तुएं दी थीं। शादी के बाद निहारिका 1 सप्ताह ससुराल में रही। बड़े आनंद में समय बीता। सब ने उसे हाथों हाथ लिया। उसे जो देखता वो प्रभावित हो जाता। अपनी इतनी प्रशंसा निहारिका ने पूरे जीवन में नहीं सुनी थी, पर एक ही बात उसे अखरी थी, राजेश का उसके सम्मुख निरीह बने रहना, हर बात में संकोच करना और सकुचाना। अधिकार पूर्वक उससे कुछ कहता ही नहीं था। समर्पण की बेला में भी उसने ही जैसे स्वयं को लुटा दिया था। राजेश तो हर बात में आज्ञा की प्रतीक्षा करता रहता था। पत्नी से कम पढ़ा होने के कारण राजेश में इन दिनों एक हीन भावना घर कर गई थी। हर बात में उसे लगता कि कहीं यह उसका गंवारपन न समझा जाए। वह बहुत कम बोलता और खोया खोया रहता। 1 महीने बाद जब निहारिका दोबारा ससुराल आई तो तब तक विवाह की धूमधाम समाप्त हो चुकी थी। इस बीच तमाशा देखने के शौकीन मेरे और राजेश के कानों में सैकड़ों तरह की बातें फूंक चुके थे। मुझसे किसी ने कहा, बहू की सुंदरता को चाटोगी क्या? परी लिखी तो है, पर फली भी नहीं फोड़ने की। कोई बोला, कल ही पति को लेकर अलग हो जाएगी, वो क्या तेरी चाकरी करेगी? किसी ने कहा, परी लिखी लड़कियां घर के काम से मतलब नहीं रखती, इनसे तो बस फैशन और सिनेमा की बातें करा लो। किसी ने कहा, राजेश को समझा देना कि पूरी तनख्वाह तुम्हारे ही हाथ पर ला कर रखे। तो किसी ने सलाह दी, बहू को शुरू से ही रोब में रखना, हमारी तुम्हारी जैसी बहुएं अब नहीं आती है, सब खेली खाई होती है। गरज यह कि जितने मुंह उतनी ही बातें। पड़ोसिनों और सहेलियों ने ना जाने कहाँ के झूठे सच्चे किस्से सुनाकर मुझे जैसे महाभारत के लिए तैयार कर दिया। मैं भी सोचने लगी, इतनी पढ़ी लिखी लड़की नहीं लेनी चाहिए थी। और उधर राजेश कुछ तो स्वयं हीन भावना से ग्रस्त था, कुछ साथियों ने फिक्रे कस कस कर परेशान कर दिया। कोई कहता, भाई सूरत ही सूरत है या सीरत भी है। एक ने कहा, अजी शर्मया तो सब कॉलेज की पढ़ाई में विदा हो जाती है, वो तो राजेश को भी चौराहे पर बेच आएगी। दूसरा कंधे पर हाथ रखकर धीरे से कान में फुसफुसाया, यार हाथ भी रखने देती है कि नहीं? दोस्तों की बात सुनकर राजेश भी मन ही मन किसी आने वाली आशंका से घबरा उठता। फिर निहारिका जब दोबारा ससुराल आई तो माँ बेटे किसी अप्रत्याशित घटना की कल्पना कर रहे थे। रह रह कर दोनों का कलेजा धड़क जाता था और वे अपने निर्णय पर सक पका जाते थे। वास्तव में हुआ भी अप्रत्याशित ही था। हाथों की मेहंदी छूटी नहीं थी कि निहारिका कमर कसकर घर के कामों में जुट गई। झाड़ू लगाना और बर्तन मांजने जैसे काम उसने अपने मायके में कभी नहीं किए थे, पर यहाँ वो बिना संकोच के सभी काम करती थी। ये देख मोहल्ले वालों ने पैंतरा बदला और अब उन्होंने कहना शुरू किया, गौने वाली बहू से ही चौका बर्तन झाड़ू बुहारू शुरू करा दी है। 4 दिन तो बेचारी को चैन से बैठने दिया होता। मैंने काम का बंटवारा कर लेने पर जोर दिया, पर निहारिका नहीं मानी। उसे घर की आर्थिक परिस्थिति का भी पूरा ध्यान था, इसीलिए जब मैं एक दिन घर का काम करने के लिए किसी नौकरानी को पकड़ लाई तो निहारिका इस शर्त पर उसे रखने को तैयार हुई कि प्रेमा की ट्यूशन की छुट्टी कर दी जाए, वो उसे स्वयं पढ़ाएगी।
प्रेमा हाई स्कूल की परीक्षा दे रही थी। छमाही परीक्षा में वो अंग्रेजी और संस्कृत में फेल थी। सो राजेश ने उसे घर में पढ़ाने के लिए एक सस्ता सा मास्टर रख दिया था। मास्टर केवल बीए पास था और पढ़ाते समय उसकी कई गलतियां खुद निहारिका ने महसूस की थीं। 800 रुपये का ट्यूशन छुड़ाकर नौकरानी को 500 रुपये देना महंगा सौदा भी नहीं था। निहारिका के पढ़ाने का तरीका इतना अच्छा था कि प्रेमा भी खुश थी। 1 महीने में ही प्रेमा की गिनती क्लास की अच्छी लड़कियों में होने लगी। जब सहेलियों ने उसकी सफलता का रहस्य पूछा तो उसने भाभी की भूरी भूरी प्रशंसा की। थोड़े ही दिनों में मोहल्ले की कई लड़कियों ने निहारिका से ट्यूशन पढ़ना शुरू कर दिया। गर्मी की छुट्टियों में ट्यूशन बंद हो गए। इन दिनों राजेश अपनी छुट्टी के बाद प्रेस में 2 घंटे हिंदी के प्रूफ देखा करता था। एक रात निहारिका ने उससे कहा कि वह प्रूफ घर ले आया करे और सुबह जाते समय ले जाया करे। राजेश पहले तो केवल हिंदी के ही प्रूफ देखता था, पर अब निहारिका के कारण अंग्रेजी के प्रूफ भी लाने लगा। निहारिका की प्रूफ रीडिंग इतनी अच्छी थी कि कुछ ही दिनों में स्थिति यहाँ तक आ पहुंची कि प्रेस का चपरासी दिन या रात किसी भी समय प्रूफ देने आ जाता था, जिससे अब पर्याप्त आय होने लगी। उधर प्रेमा हाई स्कूल में प्रथम श्रेणी में पास हुई तो सारे स्कूल में धूम मच गई। स्कूल में जब यह रहस्य प्रकट हुआ कि इसका सारा श्रेय उसकी भाभी को है, तो प्रधानाध्यापिका ने अगले ही दिन निहारिका को बुलावा भेजा। एक अध्यापिका का स्थान रिक्त था। प्रधानाध्यापिका ने निहारिका को सलाह दी कि वह उस पद के लिए प्रार्थना पत्र भेज दे और 15 दिनों के बाद उस पद पर निहारिका की नियुक्ति हो गई। निहारिका जब नियुक्ति पत्र लेकर घर पहुंची तो उसकी आंखों में प्रसन्नता के आंसू छलक आए। निहारिका अब दिन में स्कूल की नौकरी करती और रात को प्रूफ पढ़ती। घर की आर्थिक दशा सुधर रही थी, पर राजेश स्वयं को अब भी बौना महसूस करता था। प्यार के नाम पर निहारिका उसकी श्रद्धा ही प्राप्त कर रही थी। एक रात जब राजेश हिंदी के प्रूफ पढ़ रहा था तो निहारिका ने बड़ी विनम्रता से कहा, सुनो। ये सुनते ही राजेश का हृदय धक धक करने लगा। वो आगे बोली, अब आप यह प्रूफ संशोधन छोड़ दें, पैसे की तंगी तो अब है नहीं। राजेश ने सोचा गए काम से उसके हृदय में उथल पुथल मच गई। फिर संयत होकर बोला, पर अब तो आदत बन गई है, बिना पढ़े रात को नींद नहीं आती। निहारिका ने मुस्कुराते हुए कहा, वही तो कह रही हूँ। प्रेमा की इंटर की पढ़ाई के लिए सारी किताबें खरीदी जा चुकी है। आप भी प्राइवेट परीक्षार्थी के रूप में इंटर का फॉर्म भर दें। राजेश का चेहरा अनायास लाल हो गया। उसने असमर्थता जताते हुए कहा, इतने साल पढ़ाई छोड़े हो गए हैं, अब पढ़ने में कहाँ मन लगेगा। निहारिका ने उसके निकट खिसक कर कहा, पढ़ते तो आप अब भी है। 2 घंटे प्रूफ की जगह पाठ्यक्रम की पुस्तकें पढ़ लेने से बेड़ा पार हो जाएगा, कठिन कुछ नहीं है। राजेश 3-4 दिनों तक परेशान रहा, फिर उसने फॉर्म भर ही दिया। पहले तो पढ़ने में मन नहीं लगा, पर निहारिका प्रत्येक विषय को इतना सरल बना देती कि राजेश का खोया आत्मविश्वास लौटने लगा था। साथी ताना देते, कोई उससे कहता कि ये तो पूरी तरह जोरू का गुलाम हो गया है, यही दिन तो मौज मस्ती के है। पर राजेश सबकी सुनी अनसुनी कर देता। इंटर द्वितीय श्रेणी में पास कर लेने के बाद तो उसने स्वयं ही कॉलेज की रेगुलर बीए की कक्षाओं में प्रवेश ले लिया। समय बीतता रहा और तीसरे साल बीए में उसकी प्रथम श्रेणी केवल 5 नंबरों से रह गई। मुझे समझ में नहीं आता था कि बहू ने सारे घर पर जाने क्या जादू कर दिया है। राजेश के पिता हार गए, पर यह पढ़ने में सदा फिसड्डी रहा। अब जाके इसकी अकल वाली दाल निकली है। बीए के बाद राजेश ने एमए हिंदी में प्रवेश लिया। इस प्रकार अब तक पढ़ाई में निहारिका से जो सहायता मिल जाती थी उससे वो वंचित हो गया, पर अब तक उसमें पर्याप्त आत्मविश्वास जाग चुका था। वो पढ़ने की तकनीक जान गया था। निहारिका भी यही चाहती थी कि वो हिंदी में एमए करे, नहीं तो उसकी हीनता की भावना दूर नहीं होगी। अपने बूते पर एमए करने पर उसका स्वयं में विश्वास बढ़ेगा और वो स्वयं को कम महसूस नहीं करेगा। वही हुआ। समाचार पत्र में अपना एमए का परिणाम देखकर राजेश भागा भागा घर आया तो मैं आराम कर रही थी और प्रेमा किसी सहेली के घर गई हुई थी। छुट्टी का दिन था। निहारिका घर की सफाई कर रही थी।
राजेश ने समाचार पत्र उसकी ओर फेंकते हुए कहा, प्रथम श्रेणी, द्वितीय स्थान। और इससे पहले कि निहारिका समाचार पत्र उठाकर परीक्षाफल देखती, राजेश ने आगे बढ़कर उसे दोनों हाथों में उठा लिया और खुशी से कमरे में नाचने लगा। उसकी हीनता की ग्रंथि चरमरा कर टूट चुकी थी। आज वो स्वयं को किसी से कम महसूस नहीं कर रहा था। विश्वविद्यालय में उसने दूसरा स्थान प्राप्त किया है, यह गर्व उसके चेहरे पर स्पष्ट झलक रहा था। निहारिका का चेहरा पहले प्रसन्नता से खिला, फिर लज्जा से लाल हो गया। आज पहली बार और बिना मांगे उसे पति का संपूर्ण प्यार प्राप्त हुआ था। इस अधिकार की वो कितने दिनों से कामना कर रही थी, शायद विवाह के दिन से ही। अपनी इस उपलब्धि पर उसकी आंखों में खुशी का सागर उमड़ पड़ा और साथ ही मेरे भी। तो दोस्तों, ये दिल को छू लेने वाली कहानी आप लोगों को कैसी लगी? इसी तरह की मनोरंजक और पारिवारिक कहानियां सुनने के लिए कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। एक बात और, पूरी कहानी सुनने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।